हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स के क्वेश्चन बैंक के टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन बैंक का है। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं, और ये उसका पार्ट 1 है, यानी कि पहला पार्ट है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिएगा, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है इस प्रकार से है, कहता है कुलम्ब बल है। कुलम्ब बल है केंद्रीय बल, विद्युतीय बल, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कुलम्ब बल जो है ये केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, यानी कि केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव होगा। समविभव होगा, देखिएगा दोस्तों, यानी कि जिस अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र रहेगा उस अक्ष को छोड़ करके बाकी जो अक्ष बचेगा उसी के दिशा में क्या कहते हैं, समविभव होगा। तो यहाँ देखिएगा विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में है तो इसको छोड़ करके हो जाएगा वाईजेड तल की दिशा में, वाईजेड तल की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है, क्या है तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व इसी को कहा जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा आवेश घनत्व जो होता है तीन प्रकार के होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व जिसको लेमडा से सूचित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको सिग्मा से सूचित करते हैं, और आयतनिक आवेश घनत्व जिसको रॉ से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं, रॉ से। ये क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व जो होता है इसका एसआई मात्रक, यानी कि इसका मात्रक होता है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है इसका मात्रक होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये जो होता है आयतनिक आवेश घनत्व इसका होता है कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तथा ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को, देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसका आंसर जो है 4/3 चलाएगा, 4/3। और 4/3 कैसे आएगा थोड़ा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिएगा आपका ये दोनों जो है ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों क्या में है, श्रेणी में है। तो दो को रहता है श्रेणी में, तो श्रेणी निकालने के लिए बताए थे C/N, C/N। यदि समान टाइप के n कैपेसिटर श्रेणी में जुड़ा रहे तो समतुल्य निकालने के लिए C/N करना है। मतलब 4 दो गो है, 4/4, 4/2, 4/2। ये दोनों का समतुल्य 2 हो जाएगा, और ये दो आपका समांतर में हो जाएगा। समांतर में जुटता है, समांतर में क्या होता है, जुटता है। तो 2 मिलके हो जाएगा 4। अब जो है 4-4 माइक्रोफैराड का, 4-4 माइक्रोफैराड का ये तीनों कैपेसिटर हो जाएगा श्रेणी में। तो श्रेणी में चलाएगा 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है। किलोवाट, किलोवाट KWH मात्रक है। दोस्तों किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक। पूछेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, 50,000 ओम, 50,000 ओम, 50,000 ओम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, अतः एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान का मतलब होता है गति करने वाला आवेश। तो दोस्तों स्थिर आवेश जो होता है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश केवल स्थिर रहेगा मतलब रेस्ट चार्ज, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गतिमान आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। दोस्तों आदर्श वोल्टमीटर जो होता है,
आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। और वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? वोल्टमीटर से विभव या विभवांतर मापा जाता है। विभव या विभवांतर मापा जाता है। और दोस्तों वोल्टमीटर जो होता है इसको हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? समांतर क्रम में। और एक होता है आमीटर। क्या होता है? आमीटर। आमीटर कहिए या एमीटर कहिए, मतलब वही उसी को कहा जाता है। आमीटर को एमीटर भी कहा जाता है। तो आमीटर या एमीटर जो होता है इससे विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा को मापा जाता है और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है। हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। और पूछेगा आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये पूरा पूरा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन पूरा हिट है, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहाँ थे, चलिए हाँ। एक होता है आदर्श एमीटर, नहीं ये एक सेकंड चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो दोनों के बारे में समझाते हैं। वोल्टमीटर और आमीटर। देखिए वोल्टमीटर होता है और एक होता है एमीटर। एमीटर को ही कहते हैं आमीटर। इससे क्या मापते हैं? विभव या विभवांतर मापते हैं। इससे क्या मापते हैं? धारा। इसे क्या मापते हैं? विद्युत धारा। इसको लगाते हैं समांतर में। इसको क्या लगाते हैं? समांतर में। और इसको लगाते हैं हमेशा श्रेणी में। एमीटर को लगाते हैं हमेशा श्रेणी में। कहाँ लगाते हैं? श्रेणी में लगाते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा। पूछेगा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। अब पूछेगा आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, तो दोस्तों ये होता है शून्य। ये होता है शून्य। एमीटर को आमीटर भी कहते हैं, तो आमीटर का भी कहेगा प्रतिरोध, तो ये भी हो जाता है शून्य। देखिएगा इसको याद कैसे रखेंगे? वोल्ट, देखिए वोल्ट में है बॉ, वोल्ट में बॉ है, वोल्ट में बॉ है, बॉस याद रखेंगे बॉस। क्या रखेंगे? बॉस। अब देखिएगा जो बॉस होता है, बॉस उसी को कहते हैं जिसका चलती बहुत दूर तक होता है, जिसको बहुत मतलब जिसका पावर बहुत दूर तक का होता है, उसी को बोलते हैं बॉस। बॉस का पावर कहाँ तक रहेगा? बहुत दूर तक रहेगा, अब मतलब अनंत रहेगा। बॉस का पावर क्या रहेगा? अनंत। अब देखिएगा आमीटर है, आमीटर। आमीटर को समझिएगा आम। आ से आमीटर भी होता है, आ से आम भी होता है। आम क्या रहता है? गोल। गोल मतलब शून्य, गोल मतलब शून्य। तो आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, और वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बॉस मतलब हो गया एकदम बहुत पावर वाला, यानी कि अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिएगा, और एग्जाम हॉल में आप कंफ्यूज नहीं कर पाइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, कहता आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। तो दोस्तों आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकेल। निकेल, निकेल क्या है? तो निकल जो दोस्तों है लौह चुंबक है, फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक है, लौह चुंबक है। देखिए लौह चुंबक 3 गो होता है, ये FeCO और Na, यानी कि लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकेल हो गया। ये तीनों आपका लौह चुंबकीय पदार्थ है। कैसा है? लौह चुंबकीय है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण जो है वो सदिश राशि होता है। कैसा राशि होता है? सदिश राशि होता है, यानी कि सदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है स्वप्रेरकत्व। देखिए प्रेरकत्व कहे या स्वप्रेरकत्व कहे, यानी कि स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है हेनरी। कूलॉम, कूलॉम जो होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। ये कहिए विभव कहिए, विभवांतर कहिए या विद्युत वाहक बल कहिए, इसका मात्रक होता है वोल्ट। विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल, इस सब का मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बोर्ड में बहुत बार पूछा है। लेंज, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो दोस्तों लेंज जो मतलब लेंज का जो नियम है, मतलब लेंज का जो नियम है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत का परिणाम है। यानी कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के मतलब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। और आपसे कभी पूछेगा किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का 2 गो नियम है। किरचॉफ का क्या गो नियम है? किरचॉफ का 2 गो नियम है। किरचॉफ का 2 नियम। तो पहला नियम जो है किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिएगा इसको याद कैसे कर सकते हैं। किरचॉफ का क्या गो नियम? 2 गो नियम। पहला नियम के लिए लिखेंगे प्रवेश, पहला नियम के लिए क्या लिखेंगे? प्रवेश, प्रवेश। और दूसरा के लिए लिखेंगे द्विजा। क्या लिखेंगे? द्विजा। देखिए
प्रवेश मतलब प्रथम, बेस मतलब आवेश, यानी कि पहला नियम जो है, यानी कि प्रथम नियम जो है, किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सी बेस? आवेश, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर। और दूसरा नियम जो है जा मतलब ऊर्जा, कौन सी? ऊर्जा, यानी कि दूसरा नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम जो है वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, और किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात कहें, प्रतिरोध कहें दोस्तों, सब का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ओम, प्रतिघात कहें या प्रतिरोध कहें, इसका भी मात्रक ओम होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लाल तप्त तार, ये तप्त तार है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमूल, मूल औसत वर्गमूल, यानी कि तप्त तार एमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्गमूल मतलब उसका मापता है। क्या करता है? मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे न्यूनतम होती है? दोस्तों गामा किरण, गामा किरण का तरंगदैर्ध्य जो है सबसे अधिक मतलब सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। यानी कि निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होती है? तो दोस्तों गामा किरण जो होता है, गामा किरण का जो तरंगदैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, लेकिन वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। मतलब वेधन क्षमता का मतलब क्या होता है कि छेद करना, यानी कि छेद करने का क्षमता इसका सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्ध्य सबसे क्या होता है? कम होता है। तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। थोड़ा सा दर्पण के बारे में कॉन्सेप्ट समझिएगा। अपना सब घर में यूज करते हैं समतल दर्पण, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। समतल मतलब समान, समान मतलब सीधा, समतल बनता है, समान बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु से छोटे बड़े इसमें नहीं बनता है। अब बात रहा अवतल उत्तल में, तो देखिएगा अवतल में, अवतल उत्तल में, उत्तल का नाम छोटा है, उत्तल का नाम छोटा है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा। अवतल में क्या बनेगा? छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। अवतल में क्या होता है? छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, एक पीन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक पीन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों एक पीन छिद्र कैमरा जो है ये प्रकाश के रेखीय परासरण पर सिद्धांत करता है, प्रकाश के रेखीय परासरण पर, ये मतलब प्रकाश के रेखीय परासरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिएगा कुछ घटना प्रकाश के परावर्तन पर भी आधारित है। जैसे हमारी आँख किसी वस्तु को देख पाता है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण, देखिएगा अपवर्तन के कारण भी बहुत सारा घटना होता है, जैसे तारा का टिमटिमाता हुआ दिखाई देना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल में क्या होता है कि मछली अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन के कारण। और क्या होता है, कांच के गिलास में पानी है और उसके अंदर सिक्का रख देते हैं पूरा नीचे, लेकिन थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर भी बहुत सारा घटना आधारित है। जैसे पहला आपका हो गया हीरा का चमकीला दिखाई देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो बात बोल रहे हैं सब परीक्षा में पूछा हुआ है। हीरा का चमकीला दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। या कहेगा पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला दिखाई देना, तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक होता है क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जिसको कहते हैं प्रकाश तंतु। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाश तंतु एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे प्रकाश को भेजा जाता है। तो
ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाश तंतु जो है ये भी किस पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस क्या होगा। दो उत्तल लेंस को मिलाएंगे, यानी कि दो उत्तल लेंस को मिलाकर समतुल्य लेंस जो बनाएंगे वो भी आपका उत्तल्य होगा, वो भी कैसा होगा, उत्तल्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं आप लोगों के सामने, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबी बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता, यानी कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई को यदि बढ़ाएंगे उसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, तो जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य, जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य, देखिए जब प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करेगी तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा, मतलब घटती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम है। देखिएगा जो धातु जितना एक्टिव रहेगा, मतलब जितना अभिक्रियाशील रहेगा, उसका विद्युतीय कार्यफलन उतना ही न्यूनतम हो जाएगा। तो दोस्तों इस चारों में जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम है, इसीलिए सोडियम का कार्यफलन कौन सी है, न्यूनतम है। और सोडियम जो है इतना अधिक अभिक्रियाशील है, इसको यदि खुली हवा में भी रखेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको केरोसिन के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है। तो दोस्तों सूर्य जो अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करती है नाभिकीय संलयन द्वारा, यानी कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर जब बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसी घटना को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। उसी को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। जब छोटका नाभिक मिल करके बड़का नाभिक बनाता है, इस घटना को कहते हैं नाभिकीय संलयन। लेकिन जब एक बड़का नाभिक टूट करके छोटका नाभिक में अलग अलग हो जाता है, विखंडित हो जाता है, तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहिक होता है। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहिक होता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में हर साल एक पूछा जाता है। देखिए अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर। अर्धचालक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। पी टाइप एन टाइप। देखिएगा पी टाइप में जो होता है, यानी कि पी टाइप प्रकार के पी टाइप का जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य धारावाहिक का काम करता है होल्स, यानी कि बीबर। देखिए आपको याद रखने का एक जुगाड़ बताते हैं, एकदम जुगाड़ बताते हैं। देखिए पी है, पी लिखते हैं ऐसे, दिखाई पड़ता है होल। क्या दिखाई पड़ता है, होल। इसमें क्या दिखाई पड़ता है, होल। तो पी टाइप जो होता है, पी टाइप अर्धचालक में मतलब मुख्य धारावाहिक का काम करता है, होल करता है, यानी कि बीबर करता है। होल कहिए, बीबर कहिए या छिद्र कहिए, होल कहिए, बीबर कहिए या छिद्र कहिए। लेकिन जब एन टाइप का कहेगा तब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप कहेगा तब इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। तो पी टाइप और एन टाइप दोनों को ध्यान से रखिएगा। पी टाइप कहेगा तो होल के कारण और एन टाइप कहेगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण। एन टाइप कहेगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है पी टाइप मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहिक होता है। तो दोस्तों पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहिक का काम करता है वो होल्स के कारण होता है। प्रोटॉन नहीं होगा, होल्स के कारण होगा, होल्स के कारण। पी टाइप में होता है होल्स के कारण और एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रोटॉन के कारण किसी में नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, तो इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, अगर आप इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाइएगा। मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द बनाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।